हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स क्लास +2 चैप्टर नंबर 7 है, जिसका नेम है एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई एंड इट्स रिलेटेड कॉन्सेप्ट। इस वीडियो में एक तो हम इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन की बात करेंगे और हम एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो 6 मार्क्स में पूछा जाता है कंपोनेंट ऑफ एडी, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखिए एग्रीगेट डिमांड। अभी हमने सप्लाई को नहीं टच करना, जस्ट फिलहाल अभी हम एग्रीगेट डिमांड को ही पढ़ेंगे और इस चैप्टर में ज्यादा एग्रीगेट डिमांड के बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है। सबसे पहले हम लोग एग्रीगेट डिमांड किसे बोलते हैं, देखिए इसके अलग अलग मीनिंग है, काफी सारी मीनिंग यहाँ पे लिख दी है। सबसे पहले मैंने लिखा है कि देखिए एग्रीगेट का मतलब तो आपको पता है ना कि हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। एक साल में किसी भी चीज के हिसाब किताब को हम डिमांड को मतलब एग्रीगेट बोलते हैं। तो भी एग्रीगेट डिमांड, ठीक है। देखिए एग्रीगेट डिमांड का मतलब कुछ ऐसा नहीं होता कि किसी एक चीज की डिमांड पूरे साल में कितनी बार हुई, उसमें किसी एक चीज को काउंट नहीं करना हमने, उसमें हम एक साल के अंदर जितनी भी गुड्स सर्विसेज है सबको काउंट करेंगे। हम ये देखेंगे कि वो सभी गुड्स एंड सर्विसेज की कितनी डिमांड हो रही है। फॉर एग्जांपल मैं जस्ट ये नहीं देखूंगा कि मैं एक साल में कितने मार्कर परचेज कर रहा हूँ, मैं ये देखूंगा कि एक साल के अंदर मैंने कितने मार्कर, कितने कपड़े, कितने खाने पीने की चीजें, कितने मोबाइल फोन, कितने रिचार्ज, सारा कुछ कितना यूज किया है। ठीक है, इसको बोला जाता है एग्रीगेट डिमांड। इसलिए मैंने लिखा है कि डिमांड फॉर ऑल गुड्स एंड सर्विसेज इन इकोनॉमी। ऐसा नहीं कि किसी पर्टिकुलर गुड की डिमांड हो, सभी गुड्स की डिमांड को काउंट किया जाता है एग्रीगेट डिमांड में। दूसरे नंबर पे क्योंकि एग्रीगेट डिमांड है, ये एक साल के लिए मेजर होती है, फिर नेक्स्ट ईयर के लिए डिफरेंट आंसर आएगा, नेक्स्ट ईयर के लिए डिफरेंट मेजरमेंट आएगा, है ना। तो मतलब कि ये पीरियड ऑफ टाइम हो गया ना कि आफ्टर एवरी ईयर रिपीट होगा। अगर ये आफ्टर एवरी ईयर रिपीट होगा तो ये क्या होगा, ये फ्लो कॉन्सेप्ट होगा हमारे पास। ये भी आई होप क्लियर होगा आपको। फिर इसके बाद हमारे पास जो एग्रीगेट डिमांड है, इसके रिलेशनशिप हम दो चीजों के साथ जोड़ सकते हैं, एक तो है इनकम और एक है प्राइस लेवल। ठीक है, जब हम इसको इनकम के साथ जोड़ने की कोशिश करेंगे तब इसका जो रिलेशनशिप हमारे पास क्या रहेगा। देखिए अगर आपकी इनकम बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी, अगर इनकम कम होगी तो आपकी डिमांड भी कम होगी। तो इनकम के साथ इसका पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, और एक होता है प्राइस लेवल। फिलहाल हम +2 क्लास में, इसलिए प्राइस लेवल के बारे में हम इसके साथ इसका रिलेशनशिप नहीं पढ़ेंगे। अगर आप ग्रेजुएशन में जाओगे, +2 के बाद में इकोनॉमिक्स उठाओगे तो उसमें एग्रीगेट डिमांड का रिलेशनशिप आता है प्राइस लेवल के साथ। फिलहाल इनकम के साथ रहेगा, हम ये वाला रिलेशनशिप पढ़ेंगे। इनकम के साथ इसका कौन सा रिलेशनशिप होगा, पॉजिटिव रिलेशनशिप होगा। ठीक है, आई होप ये क्लियर है। फिर इसके बाद हमारे पास आगे आ गया कि एग्रीगेट डिमांड को हम क्या बोल सकते हैं। देखिए ये थोड़ा सा काउंट करना मुश्किल होता है कि हमने मतलब कि कितनी गुड्स की डिमांड हम करना चाह रहे हैं। मतलब कि अगर मैं ये बात बोलूंगा ना कि कितनी गुड्स हमने परचेज किए हैं, ठीक है, उसको थोड़ा सा कभी कभार स्टडी करना डिफिकल्ट हो जाता है। इसलिए हम ये सोचते हैं कि हमारा कितना प्लान एक्सपेंडिचर है या कितना टोटल एक्सपेंडिचर हम लोगों ने कर दिया, या फिर हम ये सोच सकते हैं कि कितना डिजायर एक्सपेंडिचर हम लोगों ने सोचा था खर्चा करने के लिए। इन सबको भी हम एग्रीगेट डिमांड बोल देते हैं, इसके दूसरे नेम आ रहे हैं हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ तक तो था एग्रीगेट डिमांड का मीनिंग। आई होप ये क्लियर होगा, पहले इसको अच्छे से समझो। अभी फिर हमारे पास हमारा सेकंड क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। इस क्वेश्चन को हम लोग को 5 स्टार रेटिंग देंगे क्योंकि एग्जाम में काफी बार ये क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। ठीक है, और ये 6 मार्क्स में आता है। कंपोनेंट ऑफ एडी। देखिए सबसे पहले व्हाट डू मीन बाय कंपोनेंट। कंपोनेंट का मीनिंग क्या होता है। आप घर में चाय बनाते हो तो चाय में हम लोग क्या डालते हैं, पानी, दूध, पत्ती, मसाले, इलायची वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये चाय के कंपोनेंट है, ये सारी चीजें मिलके चाय को बनाती हैं। वैसे ही जो हम डिमांड करते हैं ना, वो हम अपनी तरफ से डिमांड नहीं करते। मार्केट में बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं कि हम किसी प्रोडक्ट की डिमांड कर सकें। हमने +1 में थ्योरी ऑफ डिमांड चैप्टर पढ़ा था, उसमें इसी के बारे में पढ़ा था कि थ्योरी ऑफ डिमांड, डिमांड कैसे मतलब की काम करती है। कभी कभार डिमांड हम नहीं करते, हमारे ऊपर इम्पोज की जाती है। अब ये थोड़ा सा बड़ा लेवल है, मतलब कि उसमें जो इंडिविजुअल डिमांड थी, एग्रीगेट डिमांड है। चलिए इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। देखिए जब आप इस क्वेश्चन को शुरू करोगे ना, मैं एक चार्ट बनाऊंगा, आपने खाली वो चार्ट बना देना। अगर वो चार्ट बना दिया तो टीचर आपका चार्ट देके आपको फुल मार्क्स दे देगा। सबसे पहले अगर हम एग्रीगेट डिमांड की बात करेंगे ना, इसके कंपोनेंट की, तो इसको मैं डिवाइड करूंगा 2 टाइप्स की इकोनॉमी में। फर्स्ट वन इज क्लोज्ड इकोनॉमी
एंड सेकेंड वन इज ओपन इकोनॉमी। ठीक है। अभी जो क्लोज इकोनॉमी है ना, ये टू टाइप्स की होती है हमारे पास। ठीक है, ये टू टाइप की होगी। टू टाइप की, एक तो होती है टू सेक्टर इकोनॉमी, और ये एक होती है थ्री सेक्टर इकोनॉमी। जब ये हमारे पास टू सेक्टर इकोनॉमी होगी तो उसमें जस्ट टू टाइप्स के ही मतलब कि सेक्टर्स हमारे पास होते हैं। ठीक है, जब हम टू सेक्टर इकोनॉमी की बात करेंगे ना, तो उसमें जस्ट टू सेक्टर ही हमारे पास होंगे। फर्स्ट वन सेक्टर हमारे पास होगा हाउस होल्ड सेक्टर, और सेकंड सेक्टर हमारे पास होगा प्रोड्यूसर सेक्टर। ठीक है, अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? देखिए, जो हाउस होल्ड सेक्टर है इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एच के साथ। ठीक है, ये गुड्स को कंज्यूम करता है, ये खर्चा करता है कंजप्शन पर्पस के लिए। जैसे कि आप लोग को, अगर आपने मार्केट से कहीं पे पिज्जा खाना है, बर्गर खाना है, कोल्ड ड्रिंक पीने, ठीक है, तो ये जो आप लोग खर्चा करते हो इस टाइम के लिए आप लोग हाउस होल्ड हो, क्योंकि आपने गुड्स को या किसी सर्विसेज को कंज्यूम करना है। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और आप लोग यहाँ पे पढ़ने के लिए आ रहे हो, तो ये भी क्या हो गया, एक तरह का हमारे पास मतलब कि मैं आप लोग मेरे लिए हाउस होल्ड सेक्टर होगी, क्योंकि आप लोग कुछ चीज कंज्यूम करने के लिए मेरे पास आ गए। ठीक है जी, तो जो हाउस होल्ड सेक्टर है इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बेसिकली एच के साथ, और जो खर्चा ये हाउस होल्ड सेक्टर करेगा उस खर्चे को हम लोग बोलते हैं कंजप्शन एक्सपेंडिचर। कंजप्शन एक्सपेंडिचर। ठीक है जी। अभी सेकंड वन है हमारे पास प्रोड्यूसर सेक्टर। प्रोड्यूसर सेक्टर कौन सा होता है कि हाउस होल्ड ने गुड्स को कंज्यूम करना है, लेकिन वो कहां से परचेज करेगा? वो किसी दुकान वाले के पास जाएगा ना। तो ऐसे ही जो हाउस होल्ड होता है वो किससे गुड्स परचेज करेगा? प्रोड्यूसर से। तो प्रोड्यूसर को हम लोग आई के साथ डिनोट करते हैं, आई फॉर इन्वेस्टर, ये इन्वेस्टमेंट। ठीक है, और जो प्रोड्यूसर खर्चा करता है उसको हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, उसको हम बोलेंगे इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। अब ये किन लोगों के लिए एक्सपेंडिचर करेगा, इन्वेस्टमेंट करेगा? ये हाउस होल्ड के लिए करेगा। जिस एरिया में जैसे लोग हैं ये वैसे गुड्स की प्रोडक्शन करेंगे और ये लोग वैसे ही गुड्स की डिमांड करेंगे। जब हम टू सेक्टर इकोनॉमी पढ़ेंगे तो उसमें जस्ट टू सेक्टर ही हम लोगों ने रखने हैं, एक कंज्यूमर सेक्टर रखना और एक हम लोगों ने इन्वेस्टर सेक्टर रखना है। इसको जैसे मैंने एच लिखा है ना, इसको बेसिकली हम लोग सी लिख देते हैं, सी फॉर कंज्यूमर सेक्टर। इसका दूसरा नेम है कंज्यूमर सेक्टर, इसका नेम है इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टर या प्रोड्यूसर सेक्टर, इसलिए इसको सी के साथ डिनोट करेंगे, इसको आई के साथ डिनोट करेंगे। ठीक है, तो ये तो थी टू सेक्टर इकोनॉमी की कहानी। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि जब हम थ्री सेक्टर की बात करते हैं तो उसमें थ्री सेक्टर्स आते हैं। तो एक तो कंज्यूमर तो है ये, प्लस इन्वेस्टर भी आ जाता है, प्लस थर्ड सेक्टर की एंट्री होती है दैट इज गवर्नमेंट सेक्टर। ठीक है, इसको हम डिनोट करते हैं जी के साथ। अभी जो ये वाला सेक्टर था ना, इसमें गवर्नमेंट की कोई रोल नहीं है, इसमें गवर्नमेंट है ही नहीं। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि कुछ गुड्स ऐसी होती है, कुछ सर्विसेज ऐसी होती हैं जिनकी प्रोडक्शन कर पाना इन लोगों के लिए पॉसिबल नहीं होता, प्रोड्यूसर के लिए पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, या हाउस होल्ड सेक्टर इनसे अफोर्ड वो चीजें नहीं कर पाते, तो उस टाइम पे एंट्री होता है गवर्नमेंट सेक्टर की। गवर्नमेंट सेक्टर वो सस्ते रेट पे या अच्छी क्वालिटी में या अपने तरीके से उस गुड की प्रोडक्शन करता है, प्रोडक्शन करके वो चीजें हैंड ओवर कर देता है इन्वेस्टर को, प्रोड्यूसर सेक्टर को, प्रोड्यूसर वो सेल कर देता है कंज्यूमर को, फिर कंज्यूमर उसकी पेमेंट करता है इन्वेस्टमेंट सेक्टर को, प्रोड्यूसर सेक्टर को, फिर प्रोड्यूसर सेक्टर उसकी पेमेंट रिटर्न कर देता है गवर्नमेंट सेक्टर को। ठीक है, जब आप एग्जाम में इसको एक्सप्लेन करोगे, आपने इन दोनों को एक बार एक्सप्लेन कर दिया तो वापस इन दोनों को एक्सप्लेन नहीं करना, वापस बस इसमें इसी को एक्सप्लेन करना गवर्नमेंट सेक्टर को। क्लियर है जी। अभी जो फोर्थ हमारे पास मतलब कि सेकंड पार्ट है दैट इज ओपन इकोनॉमी। इसमें फोर टाइप के सेक्टर आएंगे। ठीक है, वेरी फर्स्ट सेक्टर तो हमारे पास वैसे ही कंज्यूमर प्लस इन्वेस्टर प्लस गवर्नमेंट प्लस अभी जो फोर्थ सेक्टर न्यू आया है उसको हम बोलते हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, इसको हम लोग मेंशन करते हैं एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट के साथ। ठीक है जी। तो कभी कभार क्या होता है कि बहुत सारी गुड्स ऐसी आएंगी हमारी इकोनॉमी में जिनकी प्रोडक्शन कर पाना हमारे गवर्नमेंट के लिए भी पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल पेट्रोल की अगर मैं बात करूँ तो पेट्रोल हम लोग ज़्यादातर बहुत मतलब 90% से भी ज़्यादा हम लोग
रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड गल्फ नेशन से मंगवाते हैं, ठीक है ना, इराक ईरान वगैरह से मंगवाते हैं। तो वो जो पेट्रोल वगैरह आता है गवर्नमेंट की हिसाब में, फिर वहां से इन्वेस्टर के पास, वहां से फिर कंज्यूमर के पास। कंज्यूमर पेमेंट करता है इन्वेस्टर को, इन्वेस्टर पेमेंट रिटर्न करता है गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट पेमेंट रिटर्न करती है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को। तो ये हमारे पास में ये कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड था। आपने इस क्वेश्चन में एक्सप्लेन तो करना ही करना है, ठीक है ना, लेकिन ये चार्ट जरूर बना देना। जब आप लोग ये चार्ट बनाओगे तो आई प्रॉमिस कि आप लोगों का 1 नंबर भी कट नहीं कर पाएगा टीचर, ठीक है।